शुरू करें फिर। हाँ चलो भाई, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई। क्लियर? और हम लोग एक एक क्वेश्चन करके आप रजिस्टर निकाल लो, उस पर आप मार्क करते जाना, ठीक है, कितने सही होते हैं आंसर। हालांकि तुरंत आपको मिल जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन नोट कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? क्या वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है या सीजियम है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप अपने रजिस्टर पर नोट कर लो। और अगर आपका सही हो जाता है तो भी आप लिखते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 है एक डाला, आपने लगाया बी या आपने लगाया डी, जो भी आपने ऑप्शन लगाया एक, अगर आपका सही है तो आप उसे राइट कर दें, ठीक है, और अगर गलत है तो गलत कर लेना, ठीक है, क्योंकि आंसर आपको तुरंत मिलने वाला है। ठीक है, आपकी प्रोसेस शुरू हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या है? आंसर सही आंसर है सीजियम, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा सीजियम आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सीजियम में सबसे अधिक धात्विक गुण वाले तत्व होते हैं, क्यों? क्योंकि यह बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये बहुत अच्छी बात है, आप हर एक पॉइंट को मार्क करते जाना, ठीक है। धात्विक गुण धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने और धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धात्विक गुण क्या होता है? धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने और धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है। आवर्त सारणी सामान्यतः तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने की एक सारणी है। यानी ये भी आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी क्या है? तो तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने की एक सारणी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? क्या विक्रम साराभाई को या विक्रम सेठ को या आदित्य साराभाई को या अनुज लाल को? ठीक है, जो भी आपका आंसर है आप कॉपी में नोटबुक लिए हैं उसमें मार्क करते जाएं, ठीक है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है किसे? विक्रम साराभाई को। और विक्रम साराभाई के बारे में आप जानते होंगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई के सम्मान में उनके नाम पर इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया है। एक अच्छी तरह से याद कर लेना इस बात को, जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है, ये भी आप सबको पता होगा। इस केंद्र की शुरुआत 1962 में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर हैं। ये चीज आप अच्छी तरह से मार्क कर लेना, ठीक है, कि बात विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है उसके निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छी तरह इसी के संबंध में भी हो। विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की हुई जो संस्थाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से बन सकता है, पूछा जा सकता है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित है वो कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। दूसरा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ध्यान रखना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सेट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अहमदाबाद में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहाँ पर है, तो वो है झारखंड में। ठीक है, वैसे भी आपने जादूगोड़ा खदानें सुनी है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, तो नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कब हुआ। सीधी सीधी बात इससे पूछा है निर्माण पूरा कब हुआ, यानी इसके निर्माण में 1-2 साल से ज्यादा का समय लगा है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो 1656 में। क्लियर। अब इसका आपको ध्यान रखना, इसका शुरुआत इसकी 1644 में बनना शुरू हुआ था। ठीक है, और ये कब कंप्लीट हुआ था, 1656 में। तो ये इसका निर्माण अवधि जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई, ये चीज ध्यान रखना। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो किसने बनवाई थी, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद शहर, जिसे हम आज दिल्ली के सभी यानी पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसको बसाया था। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली में अनेक निर्माण कार्य करवाए, जिसमें आपको पता होना चाहिए लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, बहिश्ता-ए-हौज आदि इमारतों का निर्माण शाहजहां ने दिल्ली में करवाया था। लाल बलुआ पत्थर जो जिससे निर्माण होता है वो मुख्यतः चुनार से लाया जाता था। चुनार कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में चुनार क्षेत्र है, जो बलुआ पत्थर के लिए और चीनी मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर जामा मस्जिद आए तो आप शाहजहां लगाएंगे, और मोती मस्जिद आए तो आप मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब ने। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद, देखो ध्यान रखना, अगर तुमसे पहली मस्जिद पूछी जा रही भारत की तो कुब्बत उल इस्लाम, और भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद पूछी जाए तो जिसे किला कोहिना है, जो पुराने किले के नाम से जाना जाता है। ये चीज अच्छी तरह से नोट कर लेना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपने बहुत बार इनका नाम सुना है, पढ़ा हुआ है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो संस्कृत भाषा की महान विद्वान यानी विदुषी पंडिता रमाबाई थी, वो किस भाषा से संबंधित थी या किस भाषा में वो विद्वान थी। तो आपको ये फटाक से आंसर लगा लेना। आंसर है, आपने लगा लिया होगा, आंसर इसका है संस्कृत भाषा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, और इनके बारे में आपको ध्यान, बहुत सारी चीजें आपको पता भी हैं, और ये एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। तो प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। पंडित रमाबाई का जन्म 13 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे, ठीक है, अनंत शास्त्री डोंगरे जो कि ब्राह्मण परिवार से थे, उनके घर पर इनका जन्म हुआ था। तो पंडित रमाबाई को अपने परिवेश में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला, और ध्यान रखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1878 में इन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई थी। ये काफी अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज से यानी 1880-82 के आसपास की बात है कि पंडिता रमाबाई जो ब्राह्मण परिवार से थी, उन्होंने कायस्थ जाति के विपिन बिहारी मेघवी से अंतर जातीय शादी की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आज से कई साल पहले यानी 1800 के आसपास भी अंतर जातीय शादी का इस्तेमाल है, आपको देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा, पंडिता रमाबाई और कायस्थ जाति के विपिन बिहारी मेघवी ने अंतर जातीय शादी की थी। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में
की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए एवं रोजगार के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो पॉइंट अब कर लिया होगा आपने, अच्छी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नव कलेवर उत्सव। कई बार आपको क्लास में पढ़ाया गया है, आपको पता होगा, बाकी आप अपना रिवीजन करते रहें। तो नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर फटाक से दें और कोशिश करें कि मुझे आप कमेंट में दें तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लें। नव कलेवर उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्लियर? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर। वैसे हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिए देते हैं, फिर भी आप पढ़ें। इसके अलावा भी हम आपको क्वेश्चन लास्ट में बता देंगे, ठीक है। वैसे आपने आंसर लगा लिया होगा सबने, तो आंसर क्या है इसका आपको पता चल गया? चलिए बढ़िया है, आंसर है इसका उड़ीसा, ठीक है। नव कलेवर जो कलेवर उत्सव है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, पूरी जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उसमें। तो उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। नव कलेवर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। परंपरा के अनुसार नव कलेवर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ मास अधिमास होता है। ध्यान रखना, जब आषाढ़ मास क्या हो, अधिमास होता है, वह अधिक का ये प्राय 8 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद या 19 वर्ष बाद आता है। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इस समय पर क्या किया जाता है कि जो बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये मूर्तियां एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिन्हें दारू ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। इन मूर्तियों को बनाने में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो नीम की लकड़ी होती है, उसे स्थानीय तौर पर दारू ब्रह्म कहा जाता है। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से समझ लें। कई बार आपने पढ़ा होगा, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से आप अपने नोटबुक पर लिख लें, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। हो गया? चलिए, तो इसका आंसर आपने जो लगाया है वो चेक कर लीजिए। 1989 में, यानी 1989 में यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। क्लियर? सांची स्तूप आपको पता है मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट आपको ये नोट करना है, ठीक है। दूसरा, यूनेस्को का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। वर्तमान में इसके 195 देश सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? ये इसका आंसर आपको अच्छी तरह से सोच समझ के लगाना है, ठीक है। तो आप क्या एचसीजी है या ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है या एलएच है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने लगा लिया है, अब हम बताते हैं आपको एलएच, ठीक है। आज क्लियर है? चलिए देखते हैं। एलएच हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या होता है अभी आपको हम बता देंगे। मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाले प्रमुख जो हार्मोन हैं
यानी प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले हार्मोन है, आप उनको नोट कर लें पहले। तो ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये आपके मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो अग्रपीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन माना जाता है क्योंकि इसकी भूमिका मादाओं में अंडाशयों एवं नरों में वैसणों के नियंत्रण में होती है, ठीक है, जिन्हें गोनेड्स कहा जाता है। ये चीज थोड़ा सा इधर का इधर हो गया, तो आप परेशान ना हो। मादाओं में अंडाशयों एवं नरों में वैसणों के नियंत्रण में होती है, जिन्हें हम गोनेड्स कहते हैं। क्लियर? अब ये हार्मोन अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। एग्जाम अभी जो एग्जामों में आ रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपना रिवीजन करते रहें। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ेंगे। डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन के दौरान पश्चगामी रज्जु छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ समझ लेना है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान पश्चगामी रज्जु छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो ये चीज आप अच्छी तरह से सोच समझ के बताएं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इन खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? डीएनए लाइगेज। क्लियर? अगर आपने पढ़ा है और आपका सही है तो अपने आप को धन्यवाद बोलें, अच्छी पढ़ाई चल रही है मतलब। तो डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन के दौरान पश्चगामी रज्जु छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका अपने डीएनए की एक प्रति बनाती है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए प्रतिकृति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपने कई बार पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, अच्छी तरह से समझना, लेकिन इसमें कुछ अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है जितना आपने शायद ना पढ़ा हो, इसलिए थोड़ा सा फोकस कर लें। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? कितना अंदर से क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप अच्छी तरह से हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप उस चीज को बता सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? क्या इंदुलाल याग्निक या भीकाजी कामा या किशन सिंह या वीर सावरकर? तो इसका आंसर क्या है? इंदुलाल याग्निक। क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी भारतीय मूल की मतलब है भारत में जन्मी और विदेश में नागरिकता ली है, या विदेश में रह रही। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट, अब ये भी जिन बच्चों को पता ना हो स्टुटगार्ट शहर कहाँ है तो वो भी आप ध्यान कर लें। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराया था। ठीक है, और ये जो भीकाजी कामा जी हैं, दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम भी किया है उन्होंने। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। ये अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में
बारडोली सत्याग्रह, कभी कभी बारडोली या बारडोली बात नहीं होता है। तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपने सीधा सीधा लगा लिया होगा। चलिए, लेकिन इसके कुछ बारे में हम आपको कुछ खास बात बताएंगे अभी। तो पहले इसका आप एक अच्छी तरह से अगर तुमने जल्दबाजी में गलत नहीं कर लेना। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्या महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो आंसर आपने नोट कर लिया है। तो अब आंसर देखिए, आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीधी सीधी। अब आप इनके बारे में देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सर 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन 12 जून 1928 को शुरू हुआ था। पॉइंट नोट करते जाएं। ये सूरत यानी गुजरात के सूरत के बारडोली तालुके के किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध, ये भी ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपोर्टेंट रहती है। कभी कभी यही पूछ लें कि बारडोली सत्याग्रह किस के विरुद्ध हुआ था, क्या कारण था कि बारडोली सत्याग्रह हुआ? तो जो सूरत है वहाँ के बारडोली स्थान के जो तालुका क्षेत्र लगता है बारडोली, वहाँ के किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध ये सत्याग्रह चलाया गया था। तो गुजरात के किसान आंदोलन में कुणबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि काले प्रांत मतलब अश्वेत जन भी शामिल इस आंदोलन में थे। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारडोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। बारडोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से, कभी कभी क्या होता है कि क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ जो बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यानी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये बात सही है कि बारडोली की महिलाओं की ओर से, ठीक है, दी किसने थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए आ भी जाए तो आप स्पष्ट जैसा क्वेश्चन दिया जाए उसी तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? जल्दी से बताएं। तो किसान क्रेडिट कार्ड कब चला था? अगस्त 1998 है। क्लियर? चलिए, अगर आपका सही है तो बढ़िया है, आप सही चल रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड तत्कालीन वित्त मंत्री यानी उस समय 98 में श्री यशवंत सिन्हा के द्वारा शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल थी। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर वित्त उपलब्ध कराता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा, वो आपको आता भी होगा, लेकिन आज हम आपको इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन बताएंगे। पहले तो आप आंसर लगा लें। ठीक है, लग गया आंसर? चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। सबको क्लियर है? भूपेन हजारिका सेतु। अब भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पर है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप देख लीजिए। भूपेन हजारिका सेतु भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है जो असम में ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी मतलब सहायक नदी कौन सी? लोहित नदी पर स्थित है। यानी भूपेन हजारिका सेतु किस पर है? लोहित नदी पर स्थित है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, महात्मा गांधी सेतु आप सबको पता है गंगा नदी पर स्थित है। यह सेतु उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, कौन सा सेतु उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला है? तो महात्मा गांधी सेतु। आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। काफी चीज आपको ध्यान रखना। रविंद्र सेतु ये भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ सिंपल के साथ कुछ अच्छा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप पूरी तरह से लोकटक झील को जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जब टाइम कम बचता है
तो इस टाइम कम बचने के चक्कर में हम लोग देखते देखते जल्दी जल्दी में बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर लेते हैं, तो इससे बचना है। तो लोकटक झील कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, लोकटक झील है, आपने आंसर लगा लिया है मणिपुर में, ठीक है, जहाँ पे आपने कई बार इस झील के बारे में पढ़ा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं लोकटक झील में किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपकी बन गई, तो चलिए जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है वो अपडेट आप कर लीजिए। चलिए, तो लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस भारत की? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ ली जाए तो कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, जिसे हम केवल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो स्थित है। यह झील संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो ये ध्यान रखना है कि संगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो वो कहाँ पाए जाएंगे? मणिपुर में। अगर झील पूछ लिया जाए तो किस झील के किनारे? तो लोकटक झील के किनारे। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, ये सबको पता है, क्योंकि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा कि तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमदी। ठीक है, क्या बोलते हैं? फुमदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मुझे आप बताइए, बढ़िया करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में घूम रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब ये बताना है इसमें बना कब। ये तो सबको पता है कि उत्तराखंड में भैया यूसीसी लागू हो गया है, इससे पहले भैया गोवा में था, ठीक है, लेकिन पूछा गया है अभी डेट आपसे, तो क्या डेट है? तो आपको पता होना चाहिए 27 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो ताजे ताजे क्वेश्चनों पर पूरी खबर रखें। 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने राज्य में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था, और जैसे ही सत्ता में आए, यानी मुख्यमंत्री बनते ही, अपने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव तथा उसके लिए विशेष समिति का गठन करने की अनुमति दी, और प्रस्ताव पास हो गया और राज्य में पहली बार चालू हो गया। क्लियर? चलिए अब आपको बताना है कि इस उत्तराखंड के बाद और कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बिल्कुल तैयारियां कर रहा है, और जल्द ही उत्तराखंड के बाद वो राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप जल्दी से कमेंट देके बता देंगे, तब हमें पता चलेगा कि आप कैसी कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व नाम भी दिया गया है धौलपुर करौली, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो देखो पहली बात तो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन सीख लो कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो धौलपुर करौली, ठीक है। जो धौलपुर आपको पता है धौलपुर राजस्थान में आता है, तो धौलपुर करौली कहाँ पर आएगा? आंसर सीधा सीधा बन जाएगा राजस्थान, ठीक है। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि भाई अभी वर्तमान में चौवनवा भी, इससे पहले कौन था? 55वां कौन सा बन गया? मैं 57वां भी आप देखेंगे, तो थोड़ा सा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो ये तो 55वां था, धौलपुर करौली भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में है। 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ये चीज आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, आपने पढ़ा भी है, पहले हमने कई बार पढ़ाया है। 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था दिसंबर 2024 में। उसके बाद भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का ही रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्लियर? तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन के साथ साथ कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, यानी टाइगर प्रोजेक्ट
शुरुआत कब हुई थी। तो ऐसे आप क्वेश्चनों के साथ अपडेट करते जाएंगे और सुनते और पढ़ते समय आप कमेंट भी इस प्रकार के क्वेश्चनों का जरूर देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा गहराई से पूछना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि अब एग्जाम में वैकेंसी कम और कैंडिडेट ज़्यादा होने की स्थिति में थोड़ा सा बच्चों को अच्छी तरह से पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताएं, क्या वो बंगाल में हुई थी या पंजाब में, बॉम्बे, डेक्कन, केरल? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। आंसर लगाने वाले जो लाडले भाई बंधु हैं वो आंसर लगा लें। अगर आपका गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, बॉम्बे, डेक्कन, ठीक है। चलिए, फिर भी बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्रों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लगाई गई थी। बाकी आप कई बार हमारे द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है और हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे हिंदी वाले भाई बंधु समझ सकते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पर कब कही जाती है? यानी एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था पर कब कही जाती है? क्या जब अगर अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो, या जब अभिकारकों की सांद्रता उत्पादकों की सांद्रता के बराबर हो, जब अभिक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है, जब अभिकारकों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको लगा लिया। चलिए, अगर आपने लगा लिया है तो आंसर क्या है? जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो। यानी जो अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं, आपने कोई भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया पढ़ी होगी, तो उसमें अभिकारक और उत्पाद का जो संतुलन करते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। तो वही चीज जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। चलिए, रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रियाएं समान दर से होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ स्थिर रहती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन वही था, कोई अलग से बात नहीं है। तो आप इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से अपडेट करते रहें। बहुत इम्पोर्टेंट और एग्जाम के करीबी वाला क्वेश्चन है, इसलिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लें। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? क्या नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, या नेशनल रिवर डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम है, या नेशनल रोड डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम है, या नेशनल रेल डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्राम है? तो जल्दी से आप आंसर लगा लें। आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो हम सिखाएंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। भूलना नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना है। अभी इसके साथ और भी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये तो आपको हमने बता दिया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब आपको ये नोट कर लेना, ARWSP, इसका फुल फॉर्म एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ARWSP यानी एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। फिर इसके साथ आपको ध्यान देना है NWQSM। NWQSM का पूर्ण नेशनल वाटर क्वालिटी सबमिशन, ठीक है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग प्रोग्राम की शुरुआत, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। इसकी शुरुआत यूपीए सरकार द्वारा 2009 में की गई थी, ठीक है। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन NWQSM, जो अपन ने नेशनल वाटर क्वालिटी सबमिशन पढ़ा था वही। इसके तहत आर्सेनिक एवं
फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। एक्चुअली क्या है, आप सबको पता है कि जल का प्रदूषण होने का कारण क्या है, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। यानी जल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से जल प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे प्रदूषित जल को लोग ना पिए, जिंदगी उनकी स्वास्थ्य खराब ना हो, तो उसके लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन चलाया गया था। क्लियर हो गया। चलिए, ये फुल फॉर्म के लिए आप अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, किस प्रकार की मिट्टी में कपास उत्पादन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 से लेकर 9, 10 तक में भी यही क्वेश्चन मिट्टियों से आता रहता है और सब पढ़ते हैं सोशल साइंस में। तो किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, ये सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं है, उसके लिए हमारा पता है। ठीक है, तो किस मिट्टी में होता है, आपने आंसर लगा लिया है तो फिर आप सही कर लें, काली मिट्टी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, यहाँ तो आपका काम हो गया, बड़ी खुशी मिल गई। अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, वो भी आपको मुझे उम्मीद है आता होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, तब आप शायद कुछ सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो फुल तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, वो बता भी सकते हैं। लेकिन फिर आप, ये अपनी रिवीजन सीरीज है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो आप जरूर सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे। तो अभी हाथ लिख लेते हैं। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। कपास की कृषि के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का क्या चाहिए, तापमान चाहिए। वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, तो 150 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। काय के लिए, कपास की खेती के लिए। ठीक है, कपास को हम जानते हैं व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, यानी श्वेत स्वर्ण बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी आपका क्लियर हो गया। दूसरा है काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी, ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया, चारनोजम मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B, कितना बढ़िया कायदे से जो पढ़ाया गया क्वेश्चन है, कई बार पढ़ाया गया है और हाल ही में पढ़ाया गया था। अच्छी तरह से आंसर बताएं। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B, आपको पता है भाग 4 किससे संबंधित है, और भाग 4 में आर्टिकल यानी कहां से कहां तक है, और इसमें आपसे पूछा गया आर्टिकल 43B। तो आप जल्दी से आंसर बताएं, क्या है, क्लियर, सोच लिया, समझ लिया। तो आपने पढ़ा था सहकारी समितियां, पढ़ी थी, बताया था आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका क्या हो गया, सहकारी समितियां। जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर लेना, जिसका सही है वो अपने आप को सही समझे। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के निर्वाह योग्य वेतन की चर्चा की गई है। लेकिन अभी आपसे पूछा गया 43B, तो 43B का आंसर ये हो गया आपका। और आर्टिकल 43 की बात करें तो कर्मचारियों के निर्वाह योग्य वेतन की, यानी वो इतना उनको वेतन मिले कि वो अपने जीविका को निर्वाह कर सके, जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके, ये बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबको पता होगा। ठीक, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ा था 1999 का, है ना। तो लॉर्ड मिंटो जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं, ये बात क्लियर है। ठीक है, आपने पढ़ा है तो सही लगा भी लिया होगा, अब आंसर चेक भी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बात है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909
के तहत मुस्लिम या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। वो आपको इसमें 1909 के अधिनियम में स्पष्ट तौर पर पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को कौन नियंत्रित करता है? जल्दी से बता, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मनुष्यों में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो कौन करता है? स्पाइनल कोड। ठीक है, कौन करता है? स्पाइनल कोड, यानी जिसे हम मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर आपको मिल गया है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो मनुष्यों में प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित एक तीव्र स्वचालित और अनैच्छिक अनुक्रिया है। ठीक है, एक प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल तंत्रिका मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। प्रतिवर्ती चाप में आमतौर पर एक संवेदी न्यूरॉन, एक अंतरा न्यूरॉन मेरुरज्जु में जो होता है और एक प्रेरक न्यूरॉन शामिल होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, संवेदी न्यूरॉन, एक अंतरा न्यूरॉन और एक प्रेरक न्यूरॉन इसमें शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेन ये बिल्कुल आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे बता दे। भारत में स्थित स्वर्ण चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी बता। भारत में स्वर्ण चतुर्भुज की लंबाई आप जानते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज इसकी लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। क्लियर? चलिए आंसर सही है, बहुत बढ़िया। नहीं है कोई बात नहीं, और सीखते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। स्वर्ण चतुर्भुज बनाने की घोषणा, ये इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे, घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 अक्टूबर 1998 में की थी। ठीक है, इसकी जो रूपरेखा है या औपचारिक रूप से 1999 में तैयार कर लिया गया था। स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है, इन चारों नगरों को जोड़ते हुए 5846 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया गया था। ठीक है, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने का काम इस स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किया गया था। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना निर्माण कर 2001 में आरंभ की गई थी और बस 2012 में पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। क्लियर? ये भी उनका टाइम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? मल्होत्रा समिति, चेलैया समिति, नरसिम्हन समिति, केलकर समिति। आंसर आपने लगा लिया होगा। आंसर है क्या? नरसिम्हन समिति। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो बढ़िया है, नहीं है तो सुधार जाओ। नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। नरसिम्हन समिति दो है, पहली नरसिम्हन समिति 1991 में और दूसरी 1998 में। ठीक है, ये चीज आप लोग क्लियर रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्लियर? तो विश्व हिंदी दिवस आपका आंसर आ चुका है, तो आंसर आप लगा लीजिए 10 जनवरी। ठीक है, चलिए प्रथम एक पॉइंट नोट करने वाली चीज, प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में किया, यानी पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन जो था, ठीक है, 1975 में कहां पर किया गया था? नागपुर में किया गया था। जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, वर्ष 1975 में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद टोबैगो और अमेरिका ने किया था, है, इसमें वो शामिल हुए थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये आप गलती ना कर लें, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है।
14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्लियर? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट सब क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने वालों के लिए सीधा आंसर आ चुका होगा। आंसर है इसका, तो क्लियर हो गया, आंसर है 1699। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होगी, चलो इनके बारे में देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी जो बिहार में वहां हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ से तात्पर्य शुद्धता से होता है। खालसा पंथ मतलब यानी शुद्धता मतलब मन वचन एवं कर्म से शुद्ध हो, समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो, यही मतलब होता है खालसा पंथ। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर देना चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर, कई बच्चे अभी हाल में गलत कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, जिनका गलत हो गया वो थोड़ा सा अच्छी तरह से घर पर पढ़ाई करें। ठीक है, देने के जहां पर बीसीसीआई समझ लो जसप्रीत बुमराह, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, बीसीसीआई ने इस पुरस्कार को वर्ष 2006-07 में शुरू किया था। अब बीसीसीआई अवार्ड 2025 में जो बटे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रख लें किसको मिला। तो अभी ये तो आपसे पूछ लिया गया है, जो कि सचिन तेंदुलकर को मिला है। दूसरा यहाँ तेंदुलकर जी का लीजिए, यहाँ पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023-24 के लिए जसप्रीत बुमराह को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष के रूप में सरफराज खान को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में आशा शोभना को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में स्मृति मंदाना को चुना गया है। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार के रूप में रविचंद्रन अश्विन को चुना गया है। मुझे उम्मीद है कि इन सब खिलाड़ियों से संबंधित आपको खेल आते होंगे, नहीं आते हैं तो इनके बारे में जान लेना। ठीक है, जितना आपने बता दिया वो काफी है, जितना आप और कर सकते हैं वो आपकी पावर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज। ये तो भाई कल ही खुशखबरी मिली थी अपन को इस क्वेश्चन से संबंधित है। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। और सुनीता विलियम्स जी अभी धरती पर पधार चुकी हैं, उनका स्वागत वंदन हार्दिक अभिनंदन हो चुका है, और इसके लिए हम सभी की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आएंगे वो। ठीक है, तो नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया था? स्पेस एक्स। आंसर जिसका सही है बढ़िया है, नहीं है तो पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया स्पेस एक्स। हाँ ध्यान रखिए, इसे 28 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। नासा और स्पेस एक्स का क्रू 8 मिशन और क्रू 9 मिशन का पूर्ववर्ती मिशन है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स को ISS से वापस लाना है, यानी जो इंटरनेशनल स्पेस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वो उस पर आप ध्यान रखना, वहां से वापस लाना क्या उद्देश्य पूरा हो चुका है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ये आप लोग सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा संविधान को पढ़ना शुरू करें और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। तो इसका आंसर आपने लगा लिया है तो तत्काल अपना आंसर चेक कर लीजिए। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 92 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की जारी की जा सकती हैं। अब यहाँ से समझ लो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान है या वर्णन है या उल्लिखित है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी, देखो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर संज्ञान में ले लेता है। क्लियर? चलिए, बस इतना ध्यान रखना कि रिटों को आर्टिकल 32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 द्वारा उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। चलिए, ये और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आंसर देना आपका स्वाभाविक रूप से सही होना चाहिए। आंसर, पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। तो वो कौन सा त्योहार है जो जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है या जरथुस्त्र की जयंती का प्रतीक है? तो आप आसानी से बता सकते हैं, आपको पहले भी बताया गया था। तो इस आंसर का जवाब आपने लगा लिया होगा। क्या वो बतेती है, जमोद है या गहम्बर है? तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, घोड़दार साल है, जो आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया गया है। तो घोड़दार साल पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। पारसी अपने पैगंबर जोरोस्टर का जरथुस्त्र का घोड़दार साल के रूप में मनाते हैं। उसे ग्रेटर नवरोज भी कहते हैं, यानी ग्रेटर नवरोज उत्सव किसे कहते हैं? तो इसी को घोड़दार साल को कहा जाता है। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में कई राजवंशों ने चले हैं, जिनमें आपको संगम मिलेगा, स्वरूप मिलेगा, तुलुक मिलेगा, हलाविदु मिलेगा। तो आपको पूछा क्या गया है, अंतिम राजवंश कौन सा था? तो फटाक से आप आंसर लगा लें, लग गया है। तो आंसर क्या है इसका? अरिविदु। ठीक है, अरिविदु राजवंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। क्लियर? चलिए, तो अरिविदु राजवंश विजयनगर का अंतिम राजवंश था। अरिविदु 1570 से 1672। देखो कभी कभी कार्यकाल भी पूछ ले तो कार्यकाल आप यही याद कर लें। इस वंश की स्थापना 1570 में लगभग तिरुमल ने कहाँ पर की थी? पेनुकोंडा में की थी। तो इस वंश की आपको स्थापना पता चल गई है कि अरिविदु वंश की स्थापना 1570 में तिरुमल ने की थी। कहाँ पर की थी? पेनुकोंडा में की थी। ठीक है, यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम राजवंश था। तो यानी विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश स्थापित हुए थे, जिसमें एक चौथा और अंतिम राजवंश था। ठीक है, अरिविदु वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। आपको पता है कि चौथा, आपको पता है पहला, जैसे आपको देखा संगम, सुलभ, तुलुक और अरिविदु, ये चारों राजवंश थे। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? सीधा सीधा आपने पढ़ा होगा, जल्दी से आंसर कर लें। क्या वो 1927, क्या वो 1896, क्या 1948 या 1935? तो आंसर इसका क्या होगा? 1896। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं। टेनिस 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम का हिस्सा था।
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF लॉन टेनिस की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। आप इस पॉइंट को नोट कर लें। ITF का मुख्यालय यानी इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है। ठीक है, टेनिस से संबंधित ग्रैंड स्लैम आपको पढ़ा दिए गए हैं। चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन। आप सबको पता है कि अभी 2025 का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी क्लियर हो चुका है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। विंबलडन, फ्रेंच ओपन, इसमें ये भी आप ध्यान रखना इन सब को का खेल परिसर क्या है, यानी ये खेल यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन का कोर्ट यानी परिसर को काय पे खेला जाता है, विंबलडन काय पे खेला जाता है, यानी उनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। उसका जो घास को मैदान होता है वो घास का होता है, तो वो कौन सी है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को तैयार करते जाएं। ठीक है, आपको पढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। अब इसमें ऐसा कौन सा महान हमारा स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक अभिन्न अंग के रूप में माने जाते थे। क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो आप सबको पता है सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज में नेतृत्व किया है। तो इसके बारे में आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए तो सुभाष चंद्र बोस मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिनामी थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आपको पता है कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसका जर्मनी जापान ने समर्थन भी किया था। ये पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर बताना है कि भाई क्या वो फोटोस्फीयर ऐसा है कि किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है, या वायुमंडल है, या ब्लैक होल है, या नेबुला है। तो आपने जो आंसर लगा लिया है अच्छी बात है। अब आंसर चेक कर लीजिए, उसे आप नेबुला कहते हैं। ठीक है, नेबुला किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है, यानी हम सीधा कह सकते हैं कि आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को हम नेबुला के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचरण से होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे या एक श्याम विवर्त बनाते हैं। नेबुला 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से होती है। ये चीज आप अच्छी तरह से नोट कर लें या समझ लें। क्लियर। भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लें और आंसर दें। तो भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ क्या है। क्या वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी के संबंध में की गई शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया एक निकाय है, या लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर संचालित एक निकाय है, इसे लोकपाल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। अगर लगा लिया है तो आप चेक भी कर लें। आंसर है लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर, ठीक है,
केंद्र स्तर पर तो लोकपाल हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य स्तर पर क्या होता है, लोकायुक्त होता है। ठीक है, आगे जानकारी अपन लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित अधिकार है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस 2013 में लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट आया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखेंगे। लोकपाल संस्था जिसे ओम्बुड्समैन पहली बार 1809 में स्वीडन ने बनाया था। ये चीज आपको, इस संस्था को सबसे पहले किसने बनाया था, तो स्वीडन ने 1809 ईस्वी में पहली बार बनाया था। उसका नाम क्या था, ओम्बुड्समैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जानते हैं, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसका आंसर है, जल्दबाजी में गलती ना कर लें। तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को हम क्या बोलते थे, फजेंडा। ठीक है, बोलते हैं। चलिए, अच्छी तरह से आपका याद है, बढ़िया है। ब्राजील कॉफी कहवा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान। भाई ब्राजील का कॉफी के कहवा में पहला स्थान है। भारत की कॉफी विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफी मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, जो देश का 53% अकेली करता है। वर्ष 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय कॉफी के 5 किस्मों को जीआई टैग प्रदान किया है। ध्यान रखना। अब इससे आपको 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो कर्नाटक राज्य में पूर्व है जो क्षेत्र, वहां पर अरेबिका कॉफी, चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफी, बाबाबुदन गिरीज अरेबिका कॉफी, और केरल का वायनाड में रोबस्टा कॉफी। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के अराकू वैली में अरेबिका कॉफी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर पता है कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, इन 3 क्षेत्रों में आपको कॉफी के उत्पादन देखने को मिल रहा है। और उसमें कौन कौन से आपको ध्यान रखना, अरेबिका और रोबस्टा, यानी अरेबिका कॉफी और रोबस्टा कॉफी। ये कभी कभी इस प्रकार पूछ लेते हैं कि इनमें में से कौन सी कॉफी की प्रमुख किस्म है, अरेबिका और रोबस्टा कॉफी दोनों किसकी हैं, किसकी किस्म है, कॉफी की। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल की किस्म है, कॉफी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया। क्षमादान एक लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है, तो किसको दी गई है, जल्दबाजी में गलती ना कर लेना कि क्षमादान देने की शक्ति सीधा लगा दो राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने लगा दिया है तो आप गलत हैं, आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है, तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना भागें। क्लियर, क्योंकि आर्टिकल कुछ बता दिया गया, आर्टिकल 168 के तहत। ठीक है, चलिए, तो राज्यपाल को भारतीय संविधान अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान। राज्यपाल अनुच्छेद 161 अपने क्षेत्राधिकार के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त सजा को क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक क्षार क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम की इंपोर्टेंस वर्तमान में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक क्षार एक प्रोटॉन ग्राही है। ठीक है, क्या है, एक प्रोटॉन ग्राही है। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो सीख लो। ठीक, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन गैस ग्रहण कर सकता है। अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल से क्षार में प्रोटॉन का स्थानांतरण शामिल होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। जब एक क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है तो यह समयोगी अम्ल बनाता है। जब अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रोटॉन दे रहा है या ले रहा है। ये चीज अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण, अमोनिया
एक ब्रॉन्स्टेड गौरी क्षार है क्योंकि यह जल से प्रोटॉन ग्रहण करके अमोनिया आयन बना सकता है। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। क्लियर? कोल्हाटी भाषा किस राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप बताएं, चिन्ह लगा लें, कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, कोल्हाटी भाषा किस क्षेत्र में या किस राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है? आंसर लगा लिया है तो आप चेक कर लें, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए कोल्हाटी भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं? महाराष्ट्र के। चलिए, कोल्हाटी एक खानाबदोश समुदाय है जो उपसमूह फॉर्म बंजारा लोग हैं। ये मध्य भारत और महाराष्ट्र क्षेत्र में रहते हैं। पुणे जिले में कोल्हाटी भाषा काफी संख्या में बोली जाती है। यानी महाराष्ट्र का जिला पूछ लिया जाए तो पुणे जिले में ये भाषा बोली जाती है। कोल्हाटी समुदाय लावणी और तमाशा में कलाकार के रूप में काफी प्रभावशाली हैं। यानी इस समुदाय के लोग लावणी और तमाशा जो वहाँ का क्या है नृत्य है, तो उनमें ये बहुत अपना प्रभाव दिखाते हैं। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिथियम आयन बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जल्दी बताएं, ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो आपको पता है लिथियम आयन बैटरी में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, अगर आपका आंसर आ गया था एक ही पढ़ते ही तो आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और गलती कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। लिथियम आयन बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके काम करती है। यानी ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये क्या करेगी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके काम करती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयन एनोड और कैथोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से गति करते हैं। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बैटरी के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? प्रतिवर्ती होती है, जिससे बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, जो कि आजकल हमारे मोबाइलों में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, कौन सा देश 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो-खो विश्व कप की मेजबानी करे? क्या हाँ, किस देश ने किया है? ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कौन सा देश 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा या मेजबानी की? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? किस देश में? ठीक, तो आपको पता होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये आपसे कौन सा देश 13 से 19 जनवरी को अभी हाल ही में खो-खो विश्व कप हुआ है तो किस देश को ने उसकी मेजबानी की है, तो आप कमेंट देके भी बता सकते हैं। वैसे आपका आसान क्वेश्चन है तो आपने बता भी मन में या नोट कर ही लिया होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बता देंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूछा गया है कौन सा देश 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, या किस देश ने की है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? सीधा करेंगे किस देश ने, ठीक, 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो-खो विश्व कप की मेजबानी यहाँ रखेंगे। क्लियर? अब आप कमेंट देके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोगों ने काफ़ी वही 40 क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और आपको मुझे उम्मीद है जो नहीं आता था वो आपने नोट कर लिया होगा, जो आ गया है उसका रिवीजन कर लिया होगा। इसी प्रकार हम लोग डेली रिवीजन करते रहेंगे। आप अध्ययन करें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।